Okay, so we'll start with question number 36 today. The resultant of two rectangular simple harmonic motions of the same frequency and unequal amplitudes but differing in phase by pi by 2 is. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए according to the given question resultant of two simple harmonic motions. Okay, तो पहले का इक्वेशन आएगा y1 इक्वल टू a1 बिकॉज उन्होंने बोला है अनइक्वल एम्पलीट्यूड्स मतलब डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स साइन ऑफ ओमेगा टी राइट. दूसरे का इक्वेशन आएगा आपके पास y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम फेज डिफरेंस पाई बाय 2. उन्होंने बोला है डिफरेंस इन फेज बाय पाई बाय 2 तो इसलिए मैंने पाई बाय 2 लिखा है यहाँ पे. फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट इज साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y1 by a1. ओके गुड. क्यों देखेंगे बाद में. व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस बिकॉज वी विल नीड दिस इक्वेशन नंबर 1 राइट. देन so y2 is equal to a2. Do we know how to solve sin of omega t plus pi by 2? आपको पता होगा sin of a plus b का फॉर्मूला sin a cos b plus cos a sin b राइट. वैसे इसकी जरूरत नहीं थी. इसकी जरूरत क्यों नहीं थी बताता हूँ मैं आपको. क्योंकि हमको डायरेक्टली पता होना चाहिए दैट साइन ऑफ pi by 2 plus theta is cos theta. तो हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए दैट दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ ओमेगा टी. ये आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू y2 by a2 इक्वेशन नंबर 2 राइट. जब भी आपके पास एक साइन हो एक कॉस हो तो एक ही काम करना होता है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग. तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2. Therefore what you get is sin square omega t plus cos square omega t equal to y1 square by a1 square plus y2 square by a2 square. Therefore sin square omega t plus cos square omega t is 1. y square या तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ. ठीक है, y1 square upon a1 square plus y2 square upon a2 square. अगर आपको याद होगा तो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स. तो ये इलिप्स का इक्वेशन होता है राइट. हमारे पास दो रेक्टेंगुलर, फर्क नहीं पड़ता रेक्टेंगुलर बोला हो नहीं बोला हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन था सेम फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैंने दोनों में ओमेगा और ओमेगा लिखा है. आई डिड नॉट राइट ओमेगा ऑन ओमेगा 2 बिकॉज सेम फ्रीक्वेंसी बोला है. वन थिंग ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड, इसलिए मैंने a1 और a2 लिखा बिकॉज द एम्पलीट्यूड्स आर नॉट इक्वल. दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है तो मैंने ये पाई बाय 2 फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया. तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज कॉस ऑफ ओमेगा टी. तो मुझे एक कॉस ओमेगा टी के लिए एक साइन ओमेगा टी के लिए दो इक्वेशन मिल गया. स्क्वायर ने ऐड किया. स्क्वायर ऐड करने के बाद मुझे मिल गया y1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज एन इक्वेशन फॉर इलिप्स. सो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा. ऑर्बिट मतलब बेसिकली द मोशन इज गोइंग टू बी इलिप्टिक. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A simple harmonic motion is represented by x equal to 5 root 2 sine of 2 pi t plus cos of 2 pi t. The amplitude of SHM is. आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन b कॉस ओमेगा टी. इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी ऑलरेडी नो दिस। तो यहाँ पे ए और बी तो सेम ही है, राइट, इन द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि मैं 5√2 को दोनों से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। सो इन द गिवन क्वेश्चन both a and b are 5√2, therefore resultant amplitude r is going to be under root of 5√2 square plus 5√2 square, मतलब 25 into 2, 50 plus 50 root of 100, that is going out to be 10 centimeter. So option number A, 37th was easy, right? Option number A. 38. A particle starts SHM from the mean position. Its amplitude is A, period is T. At the time when its speed is half of its maximum speed, the displacement is. वैसे हम लोगों ने ये करके रखा है, हमको पता है दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हाउ वी नो व्हाट इज वेलोसिटी, ओमेगा अंडर रूट ऑफ, याद होगा आपको, एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, राइट। आपको पता है वी मैक्स क्या होता है, वी ऑल वी नो दैट वी मैक्स इज ए ओमेगा। उन लोगों ने क्या बोला आपको क्वेश्चन में, एट द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, तो स्पीड v इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, मतलब मुझे सिर्फ इक्वेट करना पड़ेगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी मैक्स, मतलब ए ओमेगा बाई 2, कैंसिल कैंसिल, सॉरी नो कैंसिल कैंसिल, दिस कैंसिल, squaring on both sides, a square minus x square equal to a square by 4. Therefore, what we will get is x square equal to a square minus a square by 4. Therefore, what we will get is x square equal to 4a square minus a square is 3a square by 4. Therefore, what we will get is x equal to under root of 3a by 2. ये ऑलरेडी हमारा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा केस था। नेक्स्ट, a particle undergoes simple harmonic motion having time period t. The time taken in 3/8 oscillation is, okay, so this question is very simple, answer is going to be 5/12. कैसे, you have to think, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, आपको पूछा है कि टाइम टेकन इन 3/8 ऑफ ऑसिलेशन, हमको पता है कि एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड इज टी, तो 1/4 के लिए टाइम पीरियड इज t by 4 seconds, right? Okay. For 1/4 of oscillation, time taken is t by 4 second. Similarly 1/8 के लिए t by 8 होगा, okay, right? So time to complete 1/8 of oscillation means, मतलब क्या होता है इसका, when the vibrating or oscillating particle reaches from the extreme position, मैं क्या लिख रहा हूँ पर समझ लो, then I will show it graphically, from the extreme position to the half of its amplitude, to the half of its amplitude. देखो बहुत सिंपल चीज है, इफ यू रिमेंबर ऑसिलेटरी मोशन, A B
मीन, आपको ये तो पता ही है इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम इज t/4, इतना तो पता है. O to B t/4, B to O t/4, O to A t/4, A to O t/4, total time is t. राइट. तो फिर इसके हाफ में, मतलब t/8 में द डिस्टेंस विल बी दिस मच. तो ये हो गया t/8 ऑफ टाइम पीरियड. मतलब वेयर इज द पार्टिकल? द पार्टिकल इज एट हाफ द एम्पलीट्यूड. मैंने वही लिखा है, वही लिखा है मैंने. इन टाइम t/8, where is the particle? Particle is at half of its amplitude, right? Good. Why are we doing this? The time taken in 3/8 of oscillation. वैसे तो question is extremely simple, but we have to talk in terms of displacement. So x equal to a sine of omega t plus pi/2. क्यों? बताता हूँ. It depends कि आप मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो. सो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन और इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, उस पर डिपेंड करता है. राइट. तो अगर मैं एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस pi/2, मतलब x इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी if I am starting the motion from extreme. By the way, x is a/2 according to the given condition. This is a cos omega t. तो मुझे यहाँ मिल जाएगा, what I will obtain is half equal to cos omega t. मतलब I will get omega t is equal to half. कब होता है पता होना चाहिए. When is the value of cos omega t? half. 60 डिग्री पे ना, 60 डिग्री पे होता है ये. मतलब basically this is at pi/3 if I am not wrong. Yes, pi/3. What is omega? Omega is 2 pi by time period. Cancel, cancel. Capital T, small t is capital T by 6. T by 6. Right. Okay. Then, what is total time required? Total time is nothing but t/4 plus t/6. So that is just addition of this 6t plus 4t, 10t/24. That is 5t/12. That is what I told you already. Okay, right. So particle undergoes simple harmonic motion having time period t. पहले तो ये समझना है कि पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट करे, उसको एक ऑसिलेशन मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग. मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, देन बैक टू लेफ्ट एक्सट्रीम, देन टू राइट अगेन टू मीन. तो t/4 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 टोटल टाइम पीरियड इज t. राइट. तो 3/8 ऑफ ऑसिलेशन बोला है. तो 3/8 ऑफ ऑसिलेशन मतलब पहली बात तो हमको देखना पड़ेगा कि whether this question is correct or not. ओके, वो देखेंगे हम लोग. बाय द वे, 1/4 ऑसिलेशन में कितना टाइम? t/4. राइट, t/4. ओके. देन टाइम टेकन टू कंप्लीट 1/8 ऑफ ऑसिलेशन. तो पहले ये देखो कि 1/8 ऑफ ऑसिलेशन के लिए पार्टिकल है कहाँ पे. पार्टिकल कहाँ पे है? पार्टिकल एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस पे है. राइट. तो एम्पलीट्यूड की हाफ डिस्टेंस पे जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा आपको ये देखना है. ओके, राइट. तो दैट इज नथिंग बट
सॉल्व करने के बाद t/6 आ गया हमारा। ये याद रखना, ये कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन रखना नहीं कभी भी। आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंस इज, हमें ऐसा लगता है कि द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम मीन टू हाफ द एम्पलीट्यूड इज t/4 का भी हाफ। दैट इज इनकरेक्ट। व्हाई इनकरेक्ट? पार्टिकल अगर मीन से स्टार्ट कर रहा है, पहले वो जाएगा एक्सट्रीम पे, फिर वहां से हाफ एम्पलीट्यूड पे आएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यू नीड टू ऐड दीज टू थिंग्स। ऐड करो, यू हैव टू सॉल्व एंड हैव टू फाइंड। मैं वापस बता रहा हूँ मैंने किया कि आई हैव रिटन इट इन अनदर वे, बट टू टेल यू व्हाट वी कैन डू इज 3t/8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2t/8 plus t/8, right? Can I write down this as t/4 plus t/8? Yes. तो वही किया है हमने, इसलिए मैंने पहले बात की कि what is happening in the 1/4 of oscillation यहाँ पे, then what is happening in t8th of oscillation, right? तो 1/8 of oscillation का मतलब क्या? 1/8 of oscillation का मतलब ये होता है पार्टिकल कहाँ पे है, a/2 पे, करेक्ट? Okay, so this is a wrong way of writing this. That's fine. 1/4 and 1/8. 1/8 of oscillation में x is equal to a/2 है. You have to put x equal to a/2 and solve, and you will find t equal to t/6. मतलब हाफ द एम्पलीट्यूड पे पहुंचने के लिए टाइम पीरियड लगा t/6। कहाँ से? एक्सट्रीम से। कहाँ से? एक्सट्रीम से क्यों बात कर रहा हूँ मैं? मोशन कैसे काउंट करोगे आप? हाउ डू यू काउंट मोशन? मीन से स्टार्ट हो गया, राइट एक्सट्रीम पे गया, मीन से स्टार्ट होके राइट एक्सट्रीम पे गया, कितना टाइम लगा? t/4। अब राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है वापस से, राइट, करेक्ट। तो हाफ एम्पलीट्यूड पे आने के लिए, मतलब 1/8 मतलब हाफ द एम्पलीट्यूड, ओके, 1/8 मतलब हाफ द एम्पलीट्यूड, वहां पे आने के लिए कितना टाइम लगा? फ्रॉम द एक्सट्रीम t/6, राइट। तो टोटल टाइम कितना हो गया? t/4 प्लस t/6। मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करने वाला हूँ। आई नो दिस काइंड ऑफ जम्बलिंग ओवर हियर, अभी मैं इतना लिखने नहीं वाला हूँ, बट आई जस्ट सॉल्व इट एंड नॉट नो राइटिंग थिंग्स, ओके। द थिंग इज, हाउ डू यू अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन? मीन पोजीशन, ओके। उन्होंने पूछा है द टाइम टेकन इन 3/8 ऑफ ऑसिलेशन। 3/8 ऑफ ऑसिलेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2/8 प्लस 1/8, मतलब 1/4 oscillation plus 1/8 oscillation. I can write this thing. What I know is 1/4 oscillation complete करने का मतलब होता है t/4 time period, है ना? So 1/4 of oscillation corresponds to t4th of time period. मतलब particle is where now? Particle is here. कहाँ पे? एक्सट्रीम पे। अब हमको देखना है कि अगले 1/8 मतलब क्या? देखो डिस्टेंस वाइज बात करोगे, अगर डिस्टेंस वाइज बात करोगे तो ये हो गया टोटल वन ऑसिलेशन का डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, ये हो गया 1/4। तो 1/8 मतलब इसका हाफ, ये हो गया 1/8। 1/8 मतलब x की वैल्यू क्या? a/2, बराबर। तो x इक्वल टू a/2, बट x क्या होता है? a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग राइट एक्सट्रीम से काउंट करें तो प्लस π/2 लिखूंगा, ए कैंसिल हो गया, हाफ इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, कॉस ऑफ π/2 आ गया, बराबर, कॉस ऑफ ओमेगा टी आ गया, राइट। मतलब ओमेगा टी की वैल्यू आपको मिल गई π/3, ओमेगा इज 2π बाय टाइम पीरियड एंड t इज इक्वल टू π/3, कैंसिल एंड कैंसिल, तो t इज इक्वल टू t/6,
राइट, मतलब राइट एक्सट्रीम से वापस हाफ द एम्पलीट्यूड के लिए t/6 लग गया, तो टोटल टाइम कितना आएगा, टोटल टाइम कितना आएगा t/4 प्लस t/6, मतलब कितना आया 5t/12। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन दिस वे, ओके, ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज नथिंग डूइंग, अदरवाइज नथिंग डूइंग, आपको करना पड़ेगा सॉल्व। तो दिस इज 39th कंटिन्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 40, if at any time the displacement of a simple pendulum is 0.02 meter, displacement x is equal to 0.02 meter, then its acceleration is 2 meter per second square. What is the angular speed of the pendulum at that instant? बहुत easy है, आपको x दिया है, आपको पूछा है acceleration दिया है, आपको पूछा है angular speed. What we know is x is equal to, in general, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, a sin omega t plus 5, ये जनरल इक्वेशन था, राइट, जनरल इक्वेशन था, गुड। हाउ डू आई फाइंड आउट वेलोसिटी, dx by dt, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस x will give me velocity, और a constant outside, डेरिवेटिव ऑफ sin is cos ओमेगा t प्लस 5, फिर ओमेगा t प्लस 5 का डेरिवेटिव मतलब ओमेगा t का डेरिवेटिव जस्ट t आएगा, हो गया, राइट, जस्ट ओमेगा आएगा, नॉट टी, जस्ट ओमेगा आएगा। फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज गिवन हियर, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो ए इज इक्वल टू ए ओमेगा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5 आएगा, और वापस से ओमेगा टी प्लस 5 का डेरिवेटिव और एक ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, तो एक्सेशन क्या मिल गया मुझे, माइनस माइनस ए ए ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, गुड, राइट। हमको करने की जरूरत थी, हमको करने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है, ये सब हमारे काम का नहीं है, बट बिकॉज दिस बुक्स विल टेल यू लाइक दिस, इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि ऐसा हमको करना नहीं है, हमको करना नहीं है। सिंपल पेंडुलम वर्ड आया मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है, मतलब a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, क्लियर, वेरी क्लियर, okay. Then if I just take magnitude wise, if I just talk about magnitude, so magnitude wise I can write down a is equal to omega square x, तो मुझे पता है omega square is a by x, a मुझे दिया है 2, ओमेगा दिया है 0, x दिया है 0.02, इजी है। व्हाट इज दिस, दिस इज 2 अपॉन 2 इंटू 100, मतलब 100, मतलब ओमेगा कितना आ गया, 10 आ गया, खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी। देखो बुक्स ऐसा करेंगे, हाँ बुक्स बोलेंगे हाँ डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो, फिर प्रूव करो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। सिंपल पेंडुलम बोल दिया ना, मतलब मोशन सिंपल हार्मोनिक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है, खत्म। Okay. If the length of second pendulum is increased by 21%, how many oscillations it will lose per day, हुआ है हमारा क्वेश्चन, तो एक बार आप खुद कर लो because it's already done. Two simple harmonic motions are represented by y1 equal to 10 sine of pi by 4 12t plus 1. Okay, by the way, you have to check ये हुआ है कि नहीं। If I am not wrong, दो में से एक बैच का हुआ है, तो if I am not wrong, it was in your batch. Just check and let me know, otherwise I'll take it tomorrow. तो y1 इक्वल टू 10 साइन ऑफ पाई बाई 4 12t प्लस 1, और दूसरा जो मोशन है y2 इक्वल टू 5 साइन ऑफ 3 पाई t प्लस रूट 3 कॉस ऑफ
3 pi t. Clear? The ratio of the amplitudes is, the ratio of the amplitude ये भी हमारा हुआ है, but it's okay. इसका amplitude है 10 directly. Okay, a1 is 10. इसका amplitude कैसे निकालोगे आप? So that will be 5 sine of 3 pi t plus 5 root 3 cos of 3 pi t. तो ये y2 है, और आपको ऑलरेडी पता है कि जब आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन साइन एंड कॉस, तो आपको पता है एम्पलीट्यूड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं स्मॉल ए बोलता हूँ, इसको मैं स्मॉल बी बोलता हूँ। तो ये आ गया आपका 5 स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 25 प्लस 25 इंटू 3 75, मतलब ये आ गया आपका 10 a2, तो आपका रेशियो आ गया 1:1, तो a1 अपॉन a2 इज 10:10, दैट इज 1:1। खत्म, simple. The answer was pretty simple. Next question, question number 43. If a simple harmonic motion is represented by d2x by dt square plus alpha x equal to 0, its time period is, मतलब I really feel this is kind of a joke. Why? Because what we know is I can write this equation as this, comparing with, हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता तो है ना, हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन d2x by dt square equal to minus omega square x, right? Therefore what I see is omega square is alpha, comparison, so omega is root alpha, omega is 2 pi by t, so t is 2 pi by root alpha. हो गया है क्या? है यहाँ पे, राइट, ऐसा है। तो दिस इज हाउ, मैं तो सीधा आंसर था, मैं तो सीधा इस स्टेप से डायरेक्ट लिख देता, ऐसा है, ओरली हो रहा है ये, इट शुड बी इन योर ब्रेन। अच्छा, ऐसा इक्वेशन था, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, तो मुझे डायरेक्टली ओरली दिमाग में पता लग गया कि ये कंडीशन आने वाली है, मतलब ये कंडीशन आने वाली है, मतलब 2 पाई बाय रूट अल्फा आने वाला है, फास्ट, सिंपल। A particle executing simple harmonic motion, the phase difference between acceleration and displacement is, देखो कुछ नहीं भी पता हो, बेसिक मैथमेटिक्स पता होना सफिशिएंट है। क्यों? x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, मुझे पता है जब मैं वेलोसिटी लूंगा मतलब मुझे x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब ये जो होगा, फॉरगेट अबाउट कांस्टेंट, वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये जो आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आएगा। फिर मुझे पता है कि मैं एक्सेलरेशन लूंगा तो मुझे वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब a ओमेगा स्क्वायर विद नेगेटिव साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 आने वाला है। साइन और कॉस इन दोनों में फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2 का, और मैंने आपको ये, इवन दो इट वाज नॉट इन योर सिलेबस, फिर भी मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम करवाया है, उसी में क्लियर हो गया था दैट डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पाई बाय 2 का डिफरेंस है, एक में साइन है एक में कॉस है, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है साइन और कॉस में, पता होना चाहिए, करेक्ट, राइट। डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में दोनों साइन साइन है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव है, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब फेज डिफरेंस ऑफ पाई होता है। तो एसएचएम में हमेशा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंड एक्सीलरेशन में पाई का फेज डिफरेंस, खत्म। ओरल क्वेश्चन था, इट कम्स फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, हमेशा याद रखना, एसएचएम आया वर्ड, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी पाई बाय 2, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पाई बाय 2, so displacement and acceleration is pi by 2 plus pi by 2, that is pi
का फेज डिफरेंस होगा वहां पे। आई विल नॉट गो इनटू दैट 10 स्टेप 12 स्टेप एक एक लिख के बताऊं, फिर मैथमेटिकली बताऊं हाँ फेज डिफरेंस पाई आया, अंडरस्टैंडिंग खत्म। साइन और कॉस, एक में साइन एक में कॉस, साइन और कॉस वेव में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का बाय डिफॉल्ट होता है, राइट, मैथमेटिकली होता है वो तो, फिर व्हाई शुड आई बी वेस्टिंग माय टाइम इन सॉल्विंग थिंग्स। ये भी हुआ है बट आई विल रिपीट इट। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एक्सीडेंट इज 1/4 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, displacement is 1/4 of its amplitude, what fraction of total energy is its kinetic energy, what fraction of total energy is kinetic energy, मतलब kinetic energy अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो पूछा है आपको। काइनेटिक एनर्जी आपको पता होना चाहिए, इट इज हाफ, पता होना चाहिए, एम वी स्क्वायर, और वी पता है आपको ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टोटल एनर्जी हमेशा हाफ एम, यहाँ पे भूल जाते हैं, यहाँ पे भूल जाते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है हमेशा, हाफ के ए स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि देखो द थिंग इज आई कुड हैव रिटन इंस्टेड ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर मैं यहाँ पे के लिख देता था, चलेगा। द थिंग इज पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी होता है आपका हाफ के, सॉरी काइनेटिक होता है आपका हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो बचेगा कितना टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी एडिशन ऑफ दीज टू, मेरे पास बचेगा हाफ के ए स्क्वायर, के की जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज के इज नथिंग बट एम ओमेगा स्क्वायर, so that is what I am telling you, simple, extremely simple। तो what we can do is cancel and cancel, मतलब क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स बाय ए तो ऑलरेडी मेरे पास 1/4 है ही, यहाँ से एक्स बाय मेरे पास 1/4 है ही, 1/4, तो आई कैन राइट 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर 1/16, दैट इज 15/16, सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म, सिंपल, एब्सोल्युटली एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था। 46th, the length of simple pendulum which ticks second is, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is given by 2 pi root of L by G। हमें लेंथ पूछा है तो मैं पहले टी स्क्वायर कर लूंगा, 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर विच टिक्स सेकेंड। देखो मतलब दे आर एक्चुअली टेलिंग यू दैट दिस इज अ सेकेंड पेंडुलम, ओके, क्योंकि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स, तो इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ नॉर्मल अप्रोच। सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड का मतलब होता है टाइम पीरियड 2 सेकेंड, इसका मतलब ये होता है, ओके राइट। सिंपल पेंडुलम विच ticks seconds for a simple pendulum which ticks seconds, t is equal to 2, so L square equal to 2 square is 4, g square upon 4 pi square, कैंसल जी स्क्वायर की वैल्यू और पाई स्क्वायर की वैल्यू, जी की वैल्यू और पाई की वैल्यू रफली सेम होती है, आई हैव रिटन रॉन्ग थिंग हियर एनीवेज,
तो मुझे मैं वो करेक्ट करने वाला हूँ एनीवेज, आई जस्ट डू इट नाउ, तो दैट इज फाइन। ओके गुड, लेट मी डिलीट दिस। तो L इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर था, तो 2 स्क्वायर अपॉन 4 जी अपॉन पाई स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 कैंसिल, जी और पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू, तो 1 आ गया, 1 मीटर आ गया। हमको सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? नहीं, ये मेथड 1 है। मेथड 2 एक्सट्रीमली सिंपल है। आपने लिख दिया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। आपको बताना चाहिए था ये चीज, फॉर अ सिंपल पेंडुलम विच टेक सेकंड्स t इज इक्वल टू 2, मतलब ऑलरेडी 2 डाल ही दो, 2 कैंसिल हो ही गया यहाँ पे, तो 1 इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 1 इक्वल टू पाई स्क्वायर एल बाई जी। पाई स्क्वायर और जी की वैल्यू सेम ही होती है रफली। पाई स्क्वायर 3.14, स्क्वायर इज 9.85 एंड जी इज आल्सो 9.8, तो एल इक्वल टू 1 मीटर हो गया। और आपको अगर पता होना चाहिए इन डिटेल, और पता होना चाहिए, सिंपल पेंडुलम विच टेक सेकंड, मतलब सेकंड पेंडुलम का लेंथ 1 मीटर ही होता है, ये हमने थ्योरी में देखा था, खत्म, डन, राइट, ओके।